बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजिकल स्पेसेस और उसमें हमने क्लोज सेट्स और क्लोजर लिमिट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट ले लिया था। ये एग्जांपल 1.1 है, ये मैंने शुरू में आपसे डिस्कस नहीं की थी। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ। एग्जांपल 1.1 में जो आपका सेट एक्स है वो है आर। एक दफ़ा वो आर ले रहा है, एक दफ़ा वो आर स्क्वायर ले रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक बात कही थी, हर मीट्रिक स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। वो बात यहाँ पर अब आती है। वो किस तरह से कि आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है, उस मीट्रिक स्पेस के में उस मीट्रिक के लिहाज से आप उस स्पेस के ऑल ओपन सबसेट्स ले लें। स्पेस के ऑल ओपन सबसेट्स विद रिस्पेक्ट टू द मीट्रिक जो भी उस पर डिफाइंड हो। और आपको पता है मीट्रिक के बदलने से ओपन सेट्स बदल जाते हैं। बहरहाल हमने जो भी मीट्रिक जिस मीट्रिक के साथ भी मीट्रिक स्पेस बनाई हुई है सेट एक्स की, उस मीट्रिक के हिसाब से आप ओपन सबसेट्स सारे ले लें, उनकी कलेक्शन ले लें। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस है वो बजाते खुद टोपोलॉजी बनाती है। ठीक है, कैसे? ये जो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है, इसके अंदर एम्प्टी सेट भी आएगा, इसके अंदर पूरी स्पेस एक्स भी आएगी। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स अगर आप उनकी यूनियन लें तो वो भी ओपन आएगी। अगर आप उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन आएगी, और इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स की जो यूनियन है वो ओपन आएगी। तो टोपोलॉजी की यही तीन शराइत हैं कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट, जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं उनकी कोई भी तादाद हो, उनकी यूनियन हो तो उसी में आए, और फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन हो तो वो उसमें आए। तो हमने जो क्लास ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस ली है, तो ये जो क्लास है ये टोपोलॉजी के उन तीनों शराइत को पूरा करती है। इस वजह से ये जो मीट्रिक स्पेस है ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है अपनी उस मीट्रिक के लिहाज से। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें यह है कि जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, इसके अंदर हमने देखा था कि हमारे जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन इंटरवल्स आते हैं यूजुअल मीट्रिक के तहत। यूजुअल मीट्रिक के तहत ओपन सेट्स ओपन इंटरवल्स आते हैं। तो अगर आप सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स ले लें, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, तो ये जो क्लास ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स है, दूसरे लफ्ज़ में ओपन इंटरवल्स के जो ओपन सेट्स भी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो क्लास ऑफ ऑल ओपन सेट्स है, ये मिलके सेट आर पर टोपोलॉजी बनाती है। ठीक है, और इस टोपोलॉजी को हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। और ये जो ओपन इंटरवल थे ये भी आपको पता है ये यूजुअल मीट्रिक के तहत ही ओपन सेट्स बनते हैं। तो इसी तरह से इन ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन से जो टोपोलॉजी बनती है हम उसे यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर कहते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ आ गया। और इसी तरह से अगर आप यूजुअल मीट्रिक ऑन आर टू ले लें, तो आर टू में आपको पता है जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन डिस्क्स होते हैं, यानी इंटीरियर्स ऑफ सर्कल्स होते हैं। इस तरह से अगर आप सेट ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ आर टू यानी प्लेन के ले लें, तो दूसरे लफ्ज़ से ऑल सेट ऑफ ऑल ओपन डिस्क्स ले लें, तो ये कलेक्शन भी क्या बनेगी? ये भी टोपोलॉजी बनाती है आर टू पर, क्योंकि ओपन डिस्क यूनियन लेंगे वो भी ओपन आएगी, इंटरसेक्शन लेंगे वो भी ओपन आएगी, और ऑल ओपन डिस्क हम ले रहे हैं तो इसलिए इसमें एम्प्टी सेट भी आएगा और इसमें पूरा प्लेन भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप प्लेन का जो जो ओपन डिस्क है उसका सेंटर ओरिजिन ले लें और उसके रेडियस को बढ़ाते चले जाएं, रेडियस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो उस डिस्क में पूरा आर टू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आर टू जो है वो भी जो है वो इस ओपन सेट्स के साथ अगर हम इसके तमाम ओपन सेट्स की कलेक्शन ले लें तो वो कलेक्शन आर टू पर टोपोलॉजी बनाती है और इसको हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। अब हम आते हैं, कुछ एग्जांपल्स थे यहाँ पर क्लोज सेट्स में ना।
ये एग्जाम्पल 4.3 है, 4.3। इसमें आप देखें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को लिया है, यानी आपका जो x है वो तो r ही है, ठीक है। और आप ले लें जो सेट a है वो q को ले लें, जिसका आपने जिसके लिमिट पॉइंट्स ली, क्योंकि ये ऊपर टॉपिक क्लोज सेट्स वाला है ना। तो ये q है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। हमने ये देखना है ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ये इसका क्लोजर क्या होगा, ठीक है, या इसके लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे। और हम टोपोलॉजी ले रहे हैं यूजुअल टोपोलॉजी, और यूजुअल टोपोलॉजी में आप जानते हैं कि जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन इंटरवल्स हैं। अब हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कर चुके हैं कि सेट आर ये जो एक्स है इसका कोई भी मेंबर इस ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अगर आप वो जो भी ओपन सेट लें जिसमें वो मेंबर आता हो तो उस ओपन सेट की इस ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए उस पॉइंट के अलावा जिसको आप लिमिट पॉइंट के तौर पर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता, अगर मैं इस आर का कोई भी मेंबर ए ले लूँ, अब मैं जो भी ओपन सेट लूँगा जो ए को अपने अंदर कंटेन करता हो तो ज़ाहिर वो ओपन इंटरवल होगा। और ओपन इंटरवल में तो आप जानते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, और उसमें रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं। हर इंटरवल के अंदर बेशुमार जितने जैसा मर्जी छोटा ओपन इंटरवल आप ले लो उसके अंदर बेशुमार रैशनल नंबर होते हैं, बेशुमार इरेशनल नंबर होते हैं। इसलिए इस ए को कंटेन करने वाला आप जो भी ओपन इंटरवल लेंगे उस ओपन इंटरवल के अंदर रैशनल नंबर आएंगे, जिसकी वजह से उस ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन इस ए के साथ नॉन एम्प्टी होगी। लिहाजा ये जो ए है ये सेट ए का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर रियल नंबर इस सेट का लिमिट पॉइंट है। लिहाजा अगर आप इसका क्लोजर इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स लेंगे इस ए के, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के, जिसे आप ए प्राइम कह लें, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, तो वो आते हैं पूरा आर। इस तरह से अगर आप ए के उसके लिमिट पॉइंट्स के सेट के साथ इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे, यानी क्लोजर बनाएंगे, एक ए का क्लोजर बनाएंगे, वो क्यू यूनियन आर आएगा तो वो पूरा आर आ जाएगा। इस तरह से जो क्यू है उसका क्लोजर पूरा आर आता है। अरे ये उसने यहाँ बताया, क्यू का क्लोजर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखें ये सबसेट क्यू ऐसा है कि इसका क्लोजर लो तो पूरी स्पेस के बराबर आ जाता है। तो इस तरह के जो सबसेट्स हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे सबसेट्स को हम डेंस सबसेट्स कहते हैं, यानी है तो सबसेट लेकिन आप उसका क्लोजर लो तो पूरी स्पेस बन जाए, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ये आर में डेंस है। ऐसे अगर आप सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ले लें, ठीक है, तो वो भी डेंस होगा क्योंकि उसका भी हर रियल नंबर उसका भी लिमिट पॉइंट होगा। जब आप उसका क्लोजर लेंगे उसमें सारे रियल नंबर आ जाएंगे, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी डेंस है आर में। और अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स लें, हम पीछे पढ़ चुके हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, उसका लिमिट पॉइंट्स का सेट एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इसलिए वो आर में डेंस नहीं होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए सॉरी यहाँ पर तो हमने यूजुअल टोपोलॉजी लिया है, तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी यूजुअल टोपोलॉजी लें, यानी हमने क्यों ले लिया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अगर मसला आप क्यू की जगह, अब ये मैं एग्जांपल आपके सामने करता हूँ। मसलन मैंने टोपोलॉजी तो लिए यूजुअल, एक्स मैंने ले लिया आर, ठीक है। और ए जो है जिसके मैंने लिमिट पॉइंट्स लेने वो मैंने ले सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी जी ले लिया, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने कोई एक रियल नंबर ए ले लिया, मैं ये देख आर के अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये यूजुअल टोपोलॉजी के तहत कि ये जी का लिमिट पॉइंट है या नहीं। ये जी का लिमिट पॉइंट तब होगा जब हर वो ओपन इंटरवल जिसमें ए आता हो वो ओपन इंटरवल जी का मेंबर भी अपने अंदर कंटेन करता हो। अच्छा अब अगर तो ए फॉर एग्जांपल इंटीजर है, मसलन ए अगर आपके पास 2 आपने ले लिया, ठीक है।
अब अगर 2 है ए, तो आप 2 के गिर्द ओपन इंटरवल आप बनाएं। मसलन ये अगर 2 है और ये 3 है, ये 1 होगा, ये यहाँ पर 0 आएगा। अब अगर आप 2 को कंटेन वाले ओपन इंटरवल लें जिसके रेडियस 1 से छोटा हो, अब आप देखो तो ये ओपन इंटरवल है जो कि 2 को कंटेन करता है, और इसलिए ओपन इंटरवल है तो ये ओपन सेट होगा। ठीक है, ये उस टोपोलॉजी के अंदर शामिल है, लेकिन इसका जी के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है। 2 के अलावा ये जी का कोई नंबर अपने अंदर कंटेन नहीं करता। ना इससे ओपन इंटरवल में ओपन सेट में 1 आता है ना 3 आता है, क्योंकि हमने ओपन सेट छोटा लिया। और जबकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि आप उसका जो भी ओपन सेट लें जिसमें ए आता हो, हर ओपन सेट अपने अंदर इस 2 के इस ए के अलावा जी का एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन करे, तब ये ए उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको 2 की मिसाल लेके बताई है। अगर मैं ए को कोई इंटीजर लेता हूँ तो मैं उसके गिर्द ऐसा ओपन इंटरवल ले लूंगा जिसका रेडियस 1 से छोटा हो, तो ये ओपन इंटरवल जी का कोई भी मेंबर अपने अंदर कंटेन नहीं करता 2 के अलावा। और अगर ए इंटीजर ना हो, मसलन आप ए ले लें 1.5 ले लें फॉर एग्जांपल, अगर ए इंटीजर नहीं है तो दो इंटीजर के दरमियान होगा। जब दो इंटीजर, मसलन आप चले 1/4 ले लें, जब दो इंटीजर के दरमियान में है तो दो इंटीजर के दरमियान में होने की वजह से उसके नेबर में दो इंटीजर पाए जाएंगे। मसलन मैंने 1.4 लिया है, ये 1 और 2 के दरमियान आता है ना यहाँ पर, तो 1.4 से 1 का फासला 0.4 यूनिट है और 2 का फासला 0.6 यूनिट है। तो दोनों में जो छोटा फासला है उससे छोटे रेडियस का अगर आप इसके ओपन इंटरवल बनाएंगे तो ये ओपन इंटरवल भी अपने अंदर जी का कोई मेंबर कंटेन नहीं करता, लिहाजा 1.4 भी जी का लिमिट पॉइंट नहीं बनता। इसका मतलब चाहे आपको इंटीजर लो चाहे आपको नॉन इंटीजर लो, इनमें से कोई भी नंबर सेट ऑफ रियल नंबर इस ए का सेट ऑफ इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट नहीं बनता, जिसकी वजह से सेट ऑफ इंटीजर्स का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स सेट होगा ये एम्प्टी होगा। जब ये एम्प्टी होगा तो इसका मतलब ये है जब आप ए का जो क्लोजर है वो बजाते खुद जी ही रहेगा, ए का क्लोजर ए के बराबर होगा, क्योंकि ए का क्लोजर होता है ए यूनियन ए प्राइम, और ए प्राइम है ही एम्प्टी। या दूसरे लफ्जों में जी जो है, जी का क्लोजर वो होगा सेट जी यूनियन जी के लिमिट पॉइंट्स, तो जी के लिमिट पॉइंट्स तो एम्प्टी है ही कोई नहीं, इसलिए जी ही आएगा। इस तरह से ये चीज़ आ गई, जी बजाते खुद क्लोज्ड सेट है। इसका मतलब यूजुअल टोपोलॉजी कहता है तो अगर कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स हो तो बजाते खुद क्लोज होता है, क्योंकि उसका लिमिट, हम इसे क्लोज तब नहीं कहेंगे जब इसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता और इसके अंदर मौजूद ना हो। जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता वो बाय डिफॉल्ट क्लोज है, क्योंकि क्लोज सेट की वायलेशन नहीं हो रही। क्लोज सेट की वायलेशन तब होती है जब कोई उसका लिमिट पॉइंट पाया जाता है और उस सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एक एग्जांपल और कर लिया है। तो अब हम चलते हैं वापस। इसके बाद अब जी जो था ये आर में डेंस नहीं है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी डेंस है आर में, क्योंकि उसको क्लोजर लो तो आर आता है। सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स भी डेंस है। पीछे हमने एक टोपोलॉजी 4.1 की थी, उसमें अगर आप एसी एक सबसेट है उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट लें और उसका एसी से यूनियन यानी उसका क्लोजर लें तो पूरा एक्स आता है, तो बीडी का क्लोजर लें तो वो इतना आता है। अब एसी सबसेट का क्लोजर पूरा एक्स आ गया, लिहाजा आप कह सकते हैं ये जो सबसेट एसी है ये एक्स का डेंस सबसेट है, जबकि बीडी डेंस सबसेट नहीं है क्योंकि उसका क्लोजर पूरा एक्स नहीं बनता है। ठीक है, तो ये 4.5 में उसने बता दिया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डेंस है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री पर। अब हम यहाँ इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या करेंगे। मीटर स्पेस में हमने डेफिनेशन ये की थी कि एक पॉइंट जो है वो किसी सबसेट का इंटीरियर पॉइंट तब कहलाएगा जब आप उस पॉइंट पे कम से कम एक ओपन स्फीयर बना सके जो सारे का सारा सेट पे कंटेन्ड हो। ठीक है, अब यहाँ हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या देते हैं, यहाँ ओपन स्फीयर के बजाय हम ओपन सेट का सहारा लेते हैं। एक पॉइंट है किसी सबसेट ए का पी, तो ये पी इस ए के इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा कि जब कम से कम एक ऐसा ओपन सेट पाया जाए कि जिसमें पी हो और वो ओपन सेट ए का सबसेट हो। हम पीछे मीटर स्पेस में इस जी की जगह हमारे पास ओपन स्फीयर होता था। ठीक है, कम से कम एक ओपन स्फीयर होना चाहिए जो ए में कंटेन्ड हो। लेकिन यहाँ आप क्या है,
अब ओपन सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास ओपन सेट का मतलब क्या है, वो टोपोलॉजी का मेंबर हो, टोपोलॉजी के अंदर वो एक्स का सबसेट पाया जाता हो। तो इंटीरियर बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी सबसेट ए का कोई पॉइंट है तो वो उस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर आपको टोपोलॉजी में एक ऐसा मेंबर ओपन सेट मिल जाए कि पी उसमें हो और वो ओपन सेट सारे के सारे ए में पाए, ए का सबसेट हो, ठीक है। और एक सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनकी कलेक्शन लें तो उसको हम इस नोटेशन से इंट ऑफ ए, ये ए के ऊपर सर्कल लगाते हैं, ऊपर टॉप पर, ये साइड पर, तो ये इंटीरियर जो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स है इसको इंटीरियर ऑफ ए कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात है इंटीरियर की प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हम पीछे भी कर चुके हैं मीटर स्पेस में, ये वही प्रॉपर्टीज है। पहली बात ये कि इंटीरियर जो होता है किसी भी सेट का वो खुद ओपन होता है, और दूसरी बात कि इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, यानी ए के सारे सबसेट ले लो, उनमें सबसे बड़ा जो सबसेट ओपन ओपन सबसेट होगा वो इंटीरियर ऑफ ए होगा। ये बात भी हमारी हो चुकी है। और अगर वो सेट खुद ओपन होगा फिर उसका इंटीरियर, अगर ए खुद ओपन है तो उसका इंटीरियर ए के बराबर होगा। तो चूंकि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए है, अगर आपको कोई और कहता है कि ये भी ए का ओपन सबसेट है, तो आप समझ लो कि ये जो ओपन सबसेट जी है ये इंटीरियर का सबसेट होगा, क्योंकि इंटीरियर जो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। जिस तरह से जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट सुपर सेट होता है, ये नोट करें। हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए उसका सबसेट है, ए का जो स्मॉलेस्ट सुपर सेट है वो ए का क्लोजर होता है, और ए का जो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट, वो उसका इंटीरियर होता है। अच्छा, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक सेट ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ वो अपने इंटीरियर के बराबर हो। ये सारी बातें उसी तरह से जो एक्सटीरियर है, ये ए का एक्सटीरियर वो आप ऐसे समझ लें, आप ए के कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा वो ए का एक्सटीरियर कहलाएगा। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लें, उस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर ले लें तो वो ए का एक्सटीरियर कहलाएगा। ये, और इसको हम एक्सटीरियर ऑफ ए कहते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए इज द इंटीरियर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज इंटीरियर ऑफ ए सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की बाउंड्री है वो ए की बाउंड्री ना तो ए के इंटीरियर में आएगी ना वो ए के एक्सटीरियर में आएगी, क्योंकि जब आप अगर ए के अंदर उसकी बाउंड्री शामिल भी है, जब आप इंटीरियर लेंगे तो इंटीरियर में बाउंड्री शामिल नहीं होगी। जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में अगर बाउंड्री आ भी जाए, अगर ए ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा तो उसमें बाउंड्री होगी, लेकिन चूंकि हमने उस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर लेना है, इंटीरियर में बाउंड्री नहीं होगी, इस वजह से आपका जो एक्सटीरियर ऑफ ए है इसमें ए की बाउंड्री नहीं आएगी, ठीक है। तो बहरहाल ये बात होगी एक्सटीरियर की डेफिनेशन की। चूंकि इंटीरियर आप जानते हैं तो अगर ए का एक्सटीरियर लेना हो तो आप सिंपली ए के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर ले लें। ये उसने ऐसे समझ लें कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ, इंटीरियर लेने चूंकि हम सीख चुके हैं तो हमने अगर एक एक्सटीरियर, हम पहले उसका एक कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे और उस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर ले लेंगे, वही एक एक्सटीरियर कहलाएगा, ठीक है। अब बाउंड्री क्या है, द बाउंड्री ऑफ ए रिटर्न बी ऑफ ए बाउंड्री इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू द इंटीरियर और द एक्सटीरियर। जो पॉइंट ना इंटीरियर में आए और ना एक्सटीरियर में आए, ठीक है, वो ए के बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हमने बाउंड्री भी डिफाइन कर दिया है। अब ये देखें, नोट करें आपने, इसमें वो जो बाउंड्री ऑफ ए है इसमें एक्स के वो सुपर स्पेस के वो पॉइंट्स आएंगे जो एक्चुअल स्पेस है, जो ना ए में शामिल है ना ए के, जो ना ए के इंटीरियर में शामिल है ना ए के एक्सटीरियर में शामिल है। ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे अगर मेरे पास ये एक स्पेस एक्स है, ठीक है, ये मैंने उसके अंदर ए ले लिया। अब ए के इंटीरियर के अंदर तो ये अंदर वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। ए के एक्सटीरियर में ए से बाहर वाला हिस्सा आएगा, ये सारा जो ये ए का, क्योंकि ए का एक्सटीरियर क्या है,
ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। तो ये जो बाउंड्री है ए की, इसको छोड़ के ए का इंटीरियर इस बाउंड्री के अंदर वाला हिस्सा है और ए का एक्सटीरियर इस बाउंड्री से बाहर वाला हिस्सा है, और ये पूरी स्पेस एक्स है। अब आप देखो, अगर आप इस पूरी स्पेस एक्स में से इंटीरियर भी निकाल दो और एक्सटीरियर भी निकाल दो, बाकी पॉइंट इस एक्स के लो, तो वो कौन से आएंगे? वो ए के बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे। यानी आप इस एक्स में से ए के अंदर वाले पॉइंट भी निकाल दो, ए के बाहर वाले भी निकाल दो, तो बाकी एक्स में क्या बचेगा? सिर्फ ए के बाउंड्री पॉइंट्स बचेंगे। इसलिए उसने बाउंड्री की डेफिनेशन क्या दी है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो ना ए के इंटीरियर में आते हैं ना ए के एक्सटीरियर में आते हैं। इसका मतलब ये एक, तो ये जैसे आपको ये भी एग्जांपल दिया है, इसका मतलब बाकी जो बचेंगे वो सिर्फ ए के बाउंड्री पॉइंट होंगे। अब ये है, अब क्लोजर जो है वो आपको पहले भी बताया है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, किसी सेट के इंटीरियर और उसकी बाउंड्री के यूनियन ले लो तो उसका क्लोजर बन जाता है। ठीक है, तो ये तीनों इसमें यूज, देखो इंटीरियर भी यूज हो गया, बाउंड्री भी यूज होगी, क्लोजर भी आ गया, तीनों का आपस में रिलेशन है। इंटीरियर प्लस बाउंड्री ले, यूनियन बाउंड्री ले किसी सेट की, तो वो सेट का क्लोजर बन जाता है। ठीक है, आगे उसके एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल अब आप आसानी से कर सकते हैं, इनमें कोई बात मुश्किल नहीं है। आगे से एक डेफिनेशन और है, a subset A of a topological space X is said to be nowhere dense in X if the interior of the closure of A is empty। अगर एक सेट का क्लोजर लेके उसका इंटीरियर ले वो एम्प्टी आ जाए तो हम कहते हैं ए नो वेयर डेंस है। अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक ये था अगर एक सबसेट का क्लोजर लो पूरी स्पेस आ जाए तो ये ए एक्स में डेंस है, और अगर आप उसके क्लोजर के इंटीरियर लो वो एम्प्टी आ जाए, क्लोजर का इंटीरियर लिया जाए और वो एम्प्टी है, ये दूसरी एक्सट्रीम है, ये दूसरी, ये एक एक्सट्रीम है क्लोजर पूरी स्पेस बन रहा है, ये दूसरी एक्सट्रीम है क्लोजर के इंटीरियर एम्प्टी है। तो ऐसे सेट, ऐसी सूरत में हम ए को कहते हैं कि ए इज नो वेयर डेंस। ठीक है, ये आगे इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से मसलन ये सबसेट है, एक सेट ए लिया है, तो ये सेट जैसे क्लोजर लोगे, इसके लिमिट पॉइंट सिर्फ 0 इसमें शामिल हो गया। अब अगर आप इसका, इस सेट का इंटीरियर लो, इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि इंटीरियर के लिए ज़रूरी है कि ये किसी ओपन सेट में, और वो ओपन सेट्स जो है वो सारे के सारे ए में कंटेन्ड हो। तो चूंकि ओपन सेट से है ही इंटरवल, तो इंटरवल तो इस डिस्क्रीट सेट ए में कंटेन हो ही नहीं सकता। इस वजह से इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो लिहाजा ये सेट नो वेयर डेंस। जैसे पीछे हमने एग्जांपल किया है, जो आपके पास था जो सेट ऑफ इंटीजर था वो भी नो वेयर डेंस है, क्योंकि उसका कोई भी पॉइंट उस जी का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता। जबकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वो डेंस था, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स वो भी डेंस था, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स वो नो वेयर डेंस है, तो उसका आप क्लोजर लो तो वही आएगा, क्लोजर के इंटीरियर लो तो वो एम्प्टी आएगा, उसका कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, चलिए बस आगे नेबरहुड्स वाला टॉपिक है, तो इस टॉपिक को जस्ट इसकी ये छोटा सा टॉपिक ये करें, इससे हमारा कंटेंट्स पूरे हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेबरहुड्स पे। सर जी। नेबरहुड जो है ये इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप एक पॉइंट लेते हैं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में, और आप इसका नेबरहुड बनाते हैं या डिफाइन करते हैं कि आप किस एक्स के किस सबसेट को पी का नेबरहुड कह सकते हैं। ये असल बात है, पी आपने एक्स का पॉइंट लिया, अब एक्स का कौन सा ऐसा सबसेट है जो पी का नेबरहुड कहला सकता है। ठीक है, तो इसकी वही बात, ये थोड़ा सा पीछे भी आ चुका है, ये उसमें आया है किसमें, चले अभी पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्स का कोई भी सबसेट एन आपने लिया, ये जो सबसेट एन है ये इस पी का नेबरहुड कहलाएगा अगर आपके पास टोपोलॉजी के अंदर कम से कम एक ऐसा आपको ओपन सेट मिल जाए कि पी उस ओपन सेट में हो, वो और ओपन सेट सारे के सारे एन में कंटेन्ड हो। ये शर्त है, एन जो है ये पी का नेबरहुड कहलाएगा अगर कम से कम एक आपको ओपन सेट मिल जाए कि पी उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सारे का सारा इस एन में कंटेन्ड हो।
ठीक है। अगर ऐसी सूरत बन जाती है तो ये एन इस पी का नेबरहुड कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले यूज हुआ है और वो किस चीज में यूज हुआ, हाँ ये तो हमने इंटीरियर में डिफाइन किया था। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि एक सेट ए है, उसका आप कोई पॉइंट पी लें, ये ए के इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर एक ओपन सेट पाया जाए और सच दैट कि पी उस ओपन सेट में और ओपन सेट ए में कंटेन्ड हो। अब हम यहाँ पर नेबरहुड की बात करें, नेबरहुड में ये जो पी है इसका ए में नहीं बल्कि हम अब एक्स का पॉइंट लें, यहाँ हमने इंटीरियर पॉइंट लिया था। ये कंडीशन मिलती जुलती है नेबरहुड वाली डेफिनेशन के साथ। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पी ए में है, वहाँ पर पी एक्स में है, और ए एनी सबसेट ऑफ एक्स समझ लें, ठीक है। तो खैर अगर हम उस डेफिनेशन को इसके साथ मिलाएं, इससे ये पता चल रहा है कि जो सेट ए है ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, यानी एक्स के वो पॉइंट जो ए में मौजूद है उनका ए खुद नेबरहुड बनता है। क्यों? कि ये जो ए का आपने पॉइंट पी लिया है जो ए का इंटीरियर पॉइंट है, ए अपने हर इंटीरियर पॉइंट का नेबरहुड है, यूं समझ लें। इसे यूं कहना चाहिए ए जो है अपने हर इंटीरियर पॉइंट का नेबरहुड है, क्योंकि अगर आप ए का कोई भी इंटीरियर पॉइंट लें तो उसके अगेंस्ट आपको एक ओपन सेट मिलता है जिसमें वो पॉइंट पाया जाता है, और वो ओपन सेट सारे के सारे ए में पाया जाता है, ए का सब सेट है, तो नेबरहुड की यही शर्त है, तो ए पी का नेबरहुड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब नेबरहुड की डेफिनेशन उससे कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि हर सेट अपने तमाम इंटीरियर पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। और यहाँ नेबरहुड की डेफिनेशन क्या हुई? सबसेट एन ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ पी। पी आपने एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस लिया है, सबसेट अलग लिया है, पॉइंट आपने अलग लिया है, ये सबसेट इस पी का नेबरहुड कहलाएगा अगर आपको टोपोलॉजी के अंदर एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए जी, ठीक है, सच दैट कि पी जी में है और जी एन के अंदर कंटेन्ड हो। ऐसी सूरत में एन इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी। अब ये जो इसलिए वो यहाँ कह रहा है ये जो नेबरहुड होना है पी का ये इनवर्स रिलेशन है, हम ये कहेंगे पी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन। ये वही बात है जो अभी मैंने आपके सामने कही, अगर आप ये पी एन में से लेंगे तो ये जो एन है ये यानी अगर ये पी आप एन के इंटीरियर पॉइंट लेते हैं तो एन उसका नेबरहुड हमेशा होगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो एक सेट है अपने इंटीरियर के सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस का वो अपने इंटीरियर के हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब है नेबरहुड सिस्टम। नेबरहुड सिस्टम का मतलब ये एक पॉइंट पी है, उसके जितने भी नेबरहुड्स बनते हैं उन तमाम नेबरहुड्स का इकट्ठा बना के एक सेट कर लें, बना लें। वो जो सेट है या क्लास ऑफ नेबरहुड्स है दैट इज कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम। और इसके लिए एग्जांपल उसने यहाँ कोई नहीं बनाई है, चलिए एग्जांपल आप इसमें खुद आसानी से बना सकते हैं। मसलन मैं आपके सामने इसकी वो जो एग्जांपल पहली पहली थी टोपोलॉजी वाली उसमें जाता हूँ, T1 जो टोपोलॉजी थी, और उसके तहत मैं आपको चंद पॉइंट्स के नेबरहुड्स बना के देता हूँ। ये वाली टोपोलॉजी में ले लें, मसलन ये ABCDE है, ये वाला है ना। अब मसलन मैं यहाँ से ए लेता हूँ, ए एक्स का मेंबर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक लेता हूँ एन, एन फर्ज करें मैं ले लेता हूँ ऐसे में ABC ले लेता हूँ फिलहाल, ये ABC। अब मैंने ये देखना है ये जो ABC है ये ए का नेबरहुड बन सकता है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक पहले ओपन सेट ढूंढूंगा कि ए उसका मेंबर हो और वो ओपन सेट एन का सबसेट हो। अब देखो कोई ऐसा ओपन सेट इस T1 के अंदर जिसमें ए भी हो और वो एन का सबसेट हो, आपको नजर आ रहा है? तो यहाँ पर देखो तो ऐसा कोई नहीं, ये T1 के अंदर ऐसा कोई भी ओपन सेट नहीं है, ए भी उसके अंदर और वो एन का सब, मसलन ये ए किस किस में, ए इसमें है, अच्छा नहीं, ये ए ओपन सेट में आ गया, यस ये ओपन सेट है, और ये ओपन सेट एन का सबसेट है, लिहाजा एन इस ए का नेबरहुड बन गया, यस ठीक है। ए जो है ये एक्स का मेंबर ये इस ओपन सेट में है और ये ओपन सेट
इस n का सबसेट है, लिहाजा n a का नेबरहुड हो गया। तो ये एक पहला नेबरहुड हमारे पास आगे ABC। अच्छा इसी तरह से अच्छा अब इस a का ये एक आ गया। अब देखें n जो है b का नेबरहुड है या नहीं। अब आप इस b को देखें, फर्ज करें n a का तो नेबरहुड बन गया। अब अगर मैं b लेता हूँ x का मेंबर और मैं देखना चाहता हूँ कि n b का नेबरहुड है या नहीं, तो मैं देखूंगा कोई ओपन सेट जिसमें b आता है और वो n में कंटेंट हो। b किस किस में आता है, b सिर्फ इसमें आता है, और ये ओपन सेट देखो तो इस n का सबसेट नहीं बन सकता, लिहाजा ये n इस b का नेबरहुड नहीं है। हालांकि देखें n के अंदर b मौजूद है, लेकिन n इस b का नेबरहुड नहीं कहला सकता। क्यों कि n अपने अंदर ऐसा ओपन सेट नहीं कंटेन करता जिसमें b शामिल। अब c है, c देखें c इसका c, हालांकि c n सेट का मेंबर है, लेकिन n इसका नेबरहुड तब कहलाएगा जब हमें ओपन सेट मिल जाए जिसमें c पाया जाता है और वो ओपन सेट n का सबसेट हो। अब हम देखते हैं c किस किस में, c cd में है, तो cd तो n में कंटेन नहीं है। c acd में है, acd भी इसमें कंटेन नहीं है। c bcde में है, वो भी इसमें कंटेन नहीं है। इस तरह से n c का भी नेबरहुड नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सबसेट लिया था और अब बारी बारी ए बी सी में से हर एक के साथ बता दिए हुए कि ये उसका n उनका नेबरहुड बनता है या नहीं। इस तरह से आप डी को देख लें तो वो भी नहीं हो, क्योंकि डी तो इसमें ही नहीं है। इसी तरह से अगर मैं n को कुछ और ले लूँ, मसले ए बी सी के साथ मैं यहाँ पर डी भी शामिल कर लूँ, इसके अंदर ये डी भी मिला लूँ, तो अब देखें अब ये किस किस का नेबरहुड बनता है। अब ये जो है ये देखें ये सी का नेबरहुड बनता है, क्योंकि सी सी डी में है, ओपन सेट है, और सी डी सारे के सारे इसका सबसेट है। इस तरह से ये डी का भी नेबरहुड बनता है, क्योंकि डी इस ओपन सेट में है और ये ओपन सेट सारे के सारे इसमें कंटेन्ड है। इस तरह से ये ए भी इसका नेबरहुड है, क्योंकि ए खैर यहाँ पर भी था और यहाँ पर ए सी डी भी है कि ए इसके अंदर और ये सारे का सारा सबसेट इसमें कंटेन्ड है। इस तरह से ये एन जो है ए का भी नेबरहुड है, सी का भी नेबरहुड है और डी का भी नेबरहुड है। ठीक है, इस तरह से आपने ये देख लिया। अब नेबरहुड सिस्टम बनाना हो तो वो चूंकि इसके बहुत सारे सबसेट बनते हैं, तो फिर आपको अलग अलग बहुत सारे सबसेट चेक करने पड़ेंगे। चले मैं आपको एक बना के देता हूँ नेबरहुड सिस्टम। फर्ज करें मैं ए का नेबरहुड सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि कौन कौन से सबसेट्स हैं एक्स के जिनमें जो ए के नेबरहुड बन सकते हो। तो इसका मतलब एक तो ये कि हर वो सबसेट जिसमें ए सिंगलटन आता हो, हर वो सबसेट जिसमें ए आता हो, वो सारे के सारे इस ए के नेबरहुड बने। क्यों कि जिन जिन सबसेट्स में ए आता होगा उन तमाम सबसेट्स का ये ओपन सेट सबसेट होगा, लिहाजा वो सारे सबसेट्स ए के नेबरहुड बन जाएंगे। इस तरह से ए का नेबरहुड सिस्टम बनाना तो बहुत आसान है कि हमने वो सारे सबसेट ले लो जिनमें ए आता हो। उसके बाद सी डी की बात है, तो सी डी आपके पास देखें तो सी जिस सबसेट में आता है वो छोटे से छोटा ये वाला ओपन सेट है, इसमें सी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप वो तमाम सबसेट्स जिनके अंदर सी डी मौजूद हो, जिनके अंदर सी डी, मसला आप ए बी सी डी ले लें, ठीक है, या आप ए बी सी डी ई ले लें, या बी सी डी ई ले लें, या बी सी डी ले लें, या सी डी ई ले लें, जितने भी एक्स के सबसेट्स हैं जिनमें सी भी आता हो डी भी आता हो, वो तमाम सबसेट्स इस ओपन सेट को अपने अंदर कंटेन करेंगे। लिहाजा वो तमाम सबसेट्स सी के भी नेबरहुड्स बनेंगे और डी के भी नेबरहुड्स बनेंगे। इस तरह से सी का नेबरहुड सिस्टम और डी का नेबरहुड सिस्टम सेम होगा। अच्छा अब आपने बी का नेबरहुड सिस्टम लेना है, तो बी देखो तो सिर्फ इस एक ओपन सेट में और किसी में बी नहीं है। इसका मतलब कि आपको एक्स के वो सारे सबसेट लेने पड़ेंगे जिनमें बी सी डी ई आता हो। तो बी सी डी ई किस में आता है, बी सी डी ई या तो इस एक बस सिर्फ यही सबसेट एक इसमें आएगा या फिर पूरे में आएगा, इसके अलावा और किसी में पूरा बी सी डी ई नहीं आएगा। इस तरह से बी के जो नेबरहुड्स हैं वो सिर्फ दो सबसेट हैं, एक बी सी डी ई और एक पूरा सेट एक्स। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। और इसमें भी ये था कि पूरा सेट एक्स जो होता है